नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपने अपने सियासी समीकरण साधने में लगी हुई हैं, जिससे पार्टी को चुनाव से पहले मजबूती दी जा सके। लेकिन सिंधिया को हराकर सांसद बने केपी यादव लगातार बीजेपी की किरकिरी करवा रहे हैं, लगातार अपने बयानों से पार्टी को बैकफुट पर खड़ा कर देते हैं। अब अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पार्टी में टकराव की स्थिति आ सकती है, जिसका नुकसान आगामी चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे, तभी से उनके समर्थकों और केपी यादव के बीच तनातनी चल रही है। समय समय पर केपी यादव ने इस बात को जाहिर भी किया है, जिससे प्रदेश की राजनीति और पार्टी में तनाव और टकराव की स्थिति बनी रहती है और केपी यादव अक्सर विवादों में बने रहते हैं। अगस्त 2019 में महिला कलेक्टर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। दिसंबर 2019 में फर्जी दस्तावेज मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जनवरी 2022 में जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सिंधिया और उनके समर्थकों पर तवज्जो न देने का आरोप लगाया था। मई 2022 में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मूर्ख बताया था। ये सब मेरे ख्याल से कपोल कल्पित बातें हैं, कहीं इस तरह की बात नहीं है समाचारों के अलावा। और जल और कुल को मिलने में कोई देर नहीं लगती है। हम पूरी तरह से मुट्ठी की तरह कसे हुए भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों केपी यादव ने राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मूर्ख बताया था। इस बयान के पीछे भी सिंधिया को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि सिसोदिया सिंधिया के बड़े समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर गुना से सिंधिया के हार के लिए माफी मांगी है, जिसके बाद ही केपी यादव का बयान सामने आया, क्योंकि इस समय केपी यादव बीजेपी से गुना के सांसद हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीजेपी से सिंधिया का तो कांग्रेस से गोविंद सिंह का दबदबा माना जाता है। केपी यादव के बयानबाजी से आने वाले चुनाव में टकराव की स्थिति हो सकती है, जिससे पार्टी को इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 8 जिले आते हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 34 सीटें हैं। बीजेपी से सिंधिया, कांग्रेस से गोविंद सिंह का दबदबा है। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। कई विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक निर्णायक हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री सार्वजनिक मंच पर भाजपा के चुने हुए सांसद की आलोचना करते हैं, 2019 के जनादेश को गलत ठहराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पिछड़े वर्ग के नेता, जनता के चुने हुए सांसद को तलब करती है, डांट फटकार लगाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्गों के नेताओं को सम्मान नहीं दे सकती है। पिछले चुनाव में सिंधिया कांग्रेस में थे, जिससे कांग्रेस को 34 में से 26 सीटें मिली थी। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद राज्य में उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद बीजेपी को इस क्षेत्र में बड़ा फायदा हुआ था, जिससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 में से 9 सीटें जीती थी। केपी यादव और सिंधिया दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में बयानबाजी से पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो 2023 के लिहाज से ग्वालियर चंबल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इसी ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी एड़ी चूटी का जोर लगाती नजर आ रही है, तो बीजेपी में अहम की लड़ाई भारी पड़ सकती है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप माहौर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आप ही से। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बार बार सांसद को आलाकमान से गुहार लगानी पड़ रही है, प्रदेश नेतृत्व से गुहार लगानी पड़ रही है, कलेक्टर को संविधान का एक पत्र देना पड़ रहा है, जिसमें यह बताया जाए कि सांसद की क्या भूमिका है, किस तरह से सांसद की जो प्रोटोकॉल है उसको फुलफिल किया जाए, उसका पालन किया जाए। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है, जब केंद्र और राज्य दोनों में ही आपकी सरकार? नहीं, देखिए क्या है, ऐसी कोई भी समस्या है नहीं है। और क्या होता है कि थोड़े बहुत जिसको बोलते हैं
मनभेद जो हैं वो पार्टी के अंदर नहीं होते हैं। मतभेद जो होते हैं वो एक कॉमन ह्यूमन फैक्टर है। आप परिवार के अंदर भी देखेंगे, एक परिवार होता है, उसमें दो लोगों के बीच में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद सॉल्व कैसे होंगे? पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनके पास में अगर चीजें रखी जाती हैं, वो उसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अभी मैं बयान सुन रहा था आपके ही चैनल के ऊपर कि कांग्रेस के तरफ से कुछ शायद ऐसा लग रहा था कि बयान आ रहा है कि बहुत ही नेगेटिव टाइप की बातें कर रहे थे कि देखो ऐसा है, और ओबीसी नेता जैसी बातें हो रही थी उसके अंदर। सबसे पहली चीज तो जहां भी एक राजनेता की बात आती है, वो क्या है कि सिर्फ ओबीसी का नेता है क्या? वो क्या एससी का नेता है? कि कांग्रेस की इस मेंटेलिटी से मैं बहुत परेशान हूं। उनकी मेंटेलिटी जो है ना, वो एक व्यक्ति अगर चुन के आता है तो उसको क्या ओबीसी के खाली वोटों से, या खाली एससी के, या खाली मुसलमान के वोटों से कांग्रेस वाले जीत के आते हैं क्या? ऐसा संभव नहीं है। वो सबके एक मिले जुले वोट होते हैं जिसके कारण से जीत के आते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें उनके ऊपर ऐसा ठीकरा फोड़ देना कि ये फलाने वर्ग को ही बिलोंग करते हैं, ऐसा गलत है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। और छोटी मोटी चीजें जो हैं पार्टी के अंदर, हर पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, होती रहती हैं, लेकिन इनको रिजॉल्व कर लिया जाता है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जिस अंदाज में आप इस मसले को बड़ा लाइटली ले रखे हैं, उसके लेकर कई और सवाल रहेंगे। मैं लौटता हूं आपके पास। दिनेश सर से कमेंट ले लेते हैं। दिनेश सर, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जिस अनुशासनात्मक संगठन की अब परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी अब की शुरू से रही है और उस पर लगातार पार्टी अमल करती हुई आई है, अगर कहीं अनुशासनहीनता नजर भी आती है तो बैठाकर समझा लिया जाता है, बुलाकर चेता दिया जाता है, या फिर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन उसमें अगर अहम आड़े आने लगे, अगर अहम की लड़ाई खुलकर सामने आने लगे, तो फिर कैसे देखते हैं इसे? देखिए दीपेश, ये राजनीति में बड़ी सामान्य सी चीजें होती है, क्योंकि यदि दो लोग हैं राजनीति में और एक ही क्षेत्र से आप देखिए, तो निश्चित तौर पर जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। कई बार क्या हो देखते हैं हम कि प्रतिस्पर्धा जो है, जो राजनीतिक जिस तरह की रंजिश होती है कि हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आपको एक दूसरे के चलती, वो एक बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का संगठन है, वो अपने स्तर पर मामलों को जो सुलझाने में ज्यादा उसका वो रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में मतभेद मनभेद नहीं होते। आप वो दौर भी याद करिए कि जब शिवराज सिंह चौहान ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, पार्टी संगठन नहीं चाहता था कि वो चुनाव में खड़े हों। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम है जो होते रहते हैं राजनीतिक दल में और समय के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन जब केपी यादव का मामला हम देखते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला देखते हैं, उनके समर्थकों का मामला देखते हैं, तो सबसे पहले तो ये आता है, वो पृष्ठभूमि देखिए कि केपी यादव भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए थे। भारतीय जनता पार्टी में वो जिस कारण से आए थे, कांग्रेस उन्होंने जिस कारण से छोड़ी थी, वही कारण यदि आज भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो क्या उनके मन में कोई टीस नहीं होगी, या उन्हें अपने निर्णय पर कोई जो भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्या? तो ये राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि आप जिन चीजों से भाग रहे होते हैं वही सामने खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो मसला है, ये बहुत सामान्य ढंग से इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार जिसने दल बदला है उसका दिल बदल जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो जिस कारणों से, जिन कारणों से उसने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, वो इस किसी और इन्हीं कारणों से यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है दीपेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर एक ये बड़ी चुनौती है और इसमें सामंजस्य की स्थिति पर पहुंचना, प्रदीप जी, ये भी क्या चुनौती नजर आता है? पार्टी अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो फिर उसमें कैसे तालमेल जुटाएगी, कैसे 2023 के लिए जमीन को मजबूत करेगी, वो भी उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल अंचल के किले को फतह करने की पूरी कोशिश में जुटी हो। देखिए, पार्टी की जो रणनीति है चुनाव को लेके, वो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, और ये तैयारी जो है वो बाकी सब लोग जब सोचना शुरू करते हैं उसके पहले से हो जाती है। मध्य प्रदेश में और केंद्र में जो आगे चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जो वरिष्ठ पत्रकार जो आपके यहाँ पे दिनेश गुप्ता जी हैं वो बता रहे थे, उनकी ही बात पे मैं आगे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मन बदल जाएगा पार्टी में आने के बाद कि नहीं बदल जाएगा। ये बड़ा प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, हर जगह इसकी चर्चा होती है।
मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारे जो वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए थे? नहीं। उनके मन में परिवर्तन आया। अगर उनके मन में परिवर्तन आ सकता है तो एक नेता के मन में परिवर्तन आना कौन सी अनोखी बात है? ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जब समय बदलता है, समय के साथ साथ इंसान जो है वो अपने जो विचार हैं उसके अंदर कुछ एडिशंस करता है। आज हमारे यहाँ बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको अगर मैं पूछता हूं कि भैया आपके दादाजी ने किसको वोट दिया था, तो वो बोलेंगे ना कि हमने कांग्रेस को वोट दिया था, क्योंकि उस समय और कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता था, एक ही पार्टी हुआ करती थी। और हो सकता है उनके दादाजी या उनके परदादाजी जो हैं वो कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक भी रहे हैं, लेकिन वो परिवर्तन आया। आज वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है, नहीं तो अगर ये समय परिवर्तित हो रहा है, नहीं प्रदीप जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अगर ये समय परिवर्तित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी संगठन के कई कार्यकर्ता अपने आप को अगर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अगर उनके दिलों में ये परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन 2023 के लिहाज से बीजेपी को एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगा? नहीं, कौन सा कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है? मुझे तो कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो कि उपेक्षित महसूस कर रहा है। देखिए क्या होता है, हर कार्यकर्ता के मन में एक भाव होता है कि हम आगे बढ़ें। ये इंसान का भाव है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कार्यकर्ता की बात नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी है। हर आदमी चाहता है कि हम जिस स्टेज पे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जाएं। वहां पे अगर उसके मन के अंदर ये है कि हम जो चाह रहे हैं वहां तक हम नहीं पहुंचे, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है। जिस दिन उसने ये सोच लिया कि हम आगे नहीं बढ़े, उस दिन तो वो कुछ काम करना ही बंद कर देगा। तो ये भाव अच्छा है। लेकिन अगर ये बोले कि उसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। जैसे कांग्रेस में भगदड़ मची रहती है, वैसी कोई स्थिति जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, कारण है हमारे यहाँ का मजबूत संगठन। संगठन की जो संरचना है वो इतनी सुगठित बनी हुई है कि उसमें छोटी मोटे इश्यूज जो आते हैं उसको फटाफट कहां सॉल्व हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि वहां पे इशू आए तो पूरी तरीके से पार्टी टूट जाती है। अभी भी सुन रहे हैं कि पार्टी आप वापस टूटने वाली है, कांग्रेस में फिर नए विवाद चल रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से जब सिद्धार्थ जी जुड़ेंगे तो उनसे सवाल लेंगे। लेकिन दिनेश जी, एक बड़ी बात का जिक्र आपने पहले भी किया, उसी सवाल के साथ वापस लौटता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, छोटे मोटे मनमुटाव भी हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर भी अगर ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो फिर इसे कैसे पार पाया जाएगा? कैसे इनके बीच सामंजस्य की स्थिति को निर्मित किया जाएगा? वो भी तब जब पुराने और नए नेताओं के बीच टकराव की बात हो रही है। हमने कई उदाहरण भी देखे थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो रही थी तब पुरजोर तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल से ही विरोध के स्वर प्रस्फुटित हुए थे। उन परिस्थितियों को साधना क्या लग रहा है बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पर दीपेश, चुनौती तो है। आप देखिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी में आज जो परिस्थितियां हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, दलबल के सहित आए, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी अनदेखी कर सकती है क्या? जिसके कारण आज यदि चौथी बार सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी में, और 2023 में भी जो भी स्थिति हो, एक वो कद्दावर नेता है। यदि भारतीय जनता पार्टी को केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया में से किसी का चुनाव करना हो तो क्या होगा? या तो केपी यादव को ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि वो फिर से लोकसभा का चुनाव ना लड़े, विधानसभा की टिकट ना मांगे और वो कोई दूसरी राह देखें। अन्यथा ज्योतिरादित्य सिंधिया को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने उनके जो पुराने साथी रहे हैं केपी यादव जी, अभी सांसद हैं, उनको फिर एक मौका और दिया जाए। ये बड़े दिल की बात हो सकती है जो राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा जो है, जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है तो फिर बहुत सारी चीजों के बारे में सामान्य ढंग से हम नहीं ले सकते। केपी यादव जी का जिस तरह से कद बढ़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिस तरह से हार हुई थी, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक राजनीतिक जो है एक उनका कद बढ़ा था, तो ये कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला है। यदि वो लगातार शिकायत कर रहे हैं और फिर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पा रही है, यदि उनके खिलाफ भी यदि कोई जो सिंधिया के समर्थक लोग बोल रहे हैं, तो ये परिस्थितियां हम इसे बड़ी सुखद परिस्थितियों को नहीं मान सकते कि कहीं ना कहीं ये जो इफेक्ट है पार्टी में, जो चेंज का इफेक्ट है, वो चेंज का इफेक्ट तो दिख ही रहा है और इको कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसका शोर हमको कहीं सुनाई नहीं दे रहा, हम ना सुनना चाहें वो बात अलग है। बिल्कुल। प्रदीप जी, ये वर्सेस वाली स्थिति आखिर निर्मित क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे कहीं नहीं, सवाल सुनिए ना सर, इसलिए है क्योंकि अगर
प्रदेश में मंत्री सांसद के खिलाफ आवाज बुलंद करें, प्रदेश में एक सांसद मंत्री के खिलाफ बयानबाजी करें, वो भी इस तरह की जो आम शब्दों में जिसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक मंचों से तो छोड़ दीजिए। अगर एक सांसद अपने आला नेतृत्व से एक पत्र के जरिए ये गुहार करे कि सांसद होने के नाते मेरे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो उचित नहीं है, मुझे मंचों पर नहीं बुलाया जाता, शिला पट्टिकाओं में मेरा नाम नहीं होता, तो ये परिस्थितियां अगर निर्मित हो रही है तो फिर उससे कैसे पार पाया जा सकता है? और अगर हो रही है तो उसके पीछे की क्या कोई खास वजह? देखिए क्या है कि यही केपी यादव हैं जिनके मुंह से मैंने कई बार तारीफ भी सुनी है। आपके पास भी उनकी रिकॉर्डिंग होगी बयान की, और जिस समय पे सिंधिया जी आए थे पार्टी के अंदर उस समय पे उन्होंने काफी तारीफ भी करी थी। देखिए क्या होता है कि ये छोटे छोटे इश्यूज हैं और ये इश्यूज जो हैं वो संगठन में रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं, आज से 2 दिन बाद आप देखेंगे कि केपी यादव जी जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं, सिंधिया जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ब्यूटी है। जो ब्यूटी है वो संगठन जो एकजुट करता है, लोगों को एक साथ लेके आता है, ये जो ब्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की। इसी कारण से इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग विचारों के लोग, अलग अलग भावनाओं के लोग, अलग अलग उनके अंदर मानसिक वातावरण में वो पैदा हुए, बड़े हुए, लेकिन जब पार्टी में आते हैं तो देखिए एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी बात। लेकिन दिनेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि नेताओं के बयानों के बाद पार्टी संगठन उनसे बातचीत कर उनके उस मनमुटाव को दूर कर देता है, लेकिन उससे उनके समर्थक कार्यकर्ताओं में जो मैसेज जाता होगा वो क्या इतनी जल्दी डिसॉल्व हो पाता है? वो क्या इतनी जल्दी दूर हो पाता है? वो क्या इतनी जल्दी साफ होता दिखाई देता है? देखिए कार्यकर्ता नहीं, मैं लौट रहा हूं प्रदीप जी, दिनेश सर से एक कमेंट इस पर लूंगा। देखिए, जिसे चोट लगती है, जो आहत महसूस करता है, उसका दर्द वही जानता है। वो कितना कंप्रोमाइज करता है, कितने अपना समर्पण करता है, ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब जागृत होती है तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि राजनीति में होती, आया राम गया राम जैसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे। क्योंकि अभी भी जो दौर है, जिस तरह से बदलाव की बात होती है ना कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो जब भारतीय जनता पार्टी में सारे कांग्रेसी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में एडजस्ट होना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं उसी कल्चर में एक उम्र में हम जाके बदल नहीं पाते अपने आप को। ये तो शुरुआत से जो जिस तरह से संगठन की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जो परंपरागत तौर पर उनके जो निष्ठावान कार्यकर्ता, उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो दूसरे विचार से और दूसरे दल से आए हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां हैं, इनको बड़ा सामान्य परिस्थिति, मैंने कहा ना कि हम नहीं दे सकते। आप उपचुनाव के दौरान भी हमने सांची में देखा था, जब प्रभुराम चौधरी जी को टिकट दिया गया था तो सेजबार परिवार की क्या स्थिति थी। हमने अलग अलग जगह पे देखा था। ये केवल एक विषय केपी यादव या सिंधिया जी का विषय नहीं है। हमने दमोह में भी देखा था कि दमोह के उपचुनाव में क्या हुआ था, पूरा वहां संगठन खिलाफ था कि ये गलत पार्टी ने निर्णय लिया है। तो ये इसके परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी ने भुगते ना। आपको अल्टीमेटली इससे सबक तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या अब ये चुनौती इस लिहाज से भी बढ़ेगी, क्योंकि 2023 के लिहाज से अगर हमको टिकट वितरण करना है तो फिर तमाम समीकरणों को साधना क्या एक बड़ी चुनौती हो जाएगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं होगा। देखिए, हम बाहर से जब देखते हैं तो चीजें हमको अलग तरीके से दिखाई पड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैंने अंदर से देखा हुआ है और बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, एक परिवार जो होता है, एक परिवार के अंदर सबसे बड़ा हमको चैलेंज होता है एक सबके बीच में सामंजस्य बिठा के रखने का। वहां पे भी छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं। आप बाकी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, अपने घर में रहते होंगे। क्या ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं उनसे चीजें कुछ मांग रहे हों, कोई उन्होंने चीज बोली, हो सकता है उनके मन में ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो एक्सेप्ट करते हैं। उनका बच्चा अगर बोलेगा कि हमको पिज्जा खाना है, वो हो सकता है पिज्जा खाने के बिल्कुल खिलाफ हो, लेकिन कभी कभी उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ये जो है, इसी को बोलते हैं सामंजस्य। इसी से ही सारी दुनिया के जितने भी परिवार हैं वो चलते हैं और इसी सामंजस्य के साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार चलता है। वहां कहीं अगर ऐसी स्थिति आती है कि जहां पे एक दूसरे में कहीं ऐसा दिखता है कि
मतभेद होने की संभावना दिखाई पड़ रही है तो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें इंटरवीन करते हैं, वो उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, चर्चा करके उनके मन की जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको निकाल के खत्म कर देते हैं और वो मिलजुल के वापस से देखिए आप चुनाव लड़ने लग जाते हैं। बहुत जगह पे मैंने ऐसा देखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की जब सीट का वितरण होता है तो मैं न्यूज में बार बार देखता हूं, देखो यहाँ पे टकराव हो गया, यहाँ पे दो लोगों के बीच में टकराव है, टिकट को लेके कितना हुआ है। थोड़े दिनों बाद क्या देखने को मिलता है, हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूं, अभी बहुत जगह पे मुझे ऐसा देखने को मिला। लेकिन आगे जाके क्या समझ में आया कि दोनों एक साथ मिलके, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, स्टेज पे खड़े हुए हैं और जिसको टिकट मिला वो भी स्टेज पे खड़ा हुआ, जिसको नहीं मिला वो उसके लिए कैंपेन। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती है, स्पेशली अगर नाम लूं तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो बीजेपी के संगठन से है, संगठनात्मक कसावट जो है वो हर बार देखने को मिलती है। कमेंट ले लेते हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। हालांकि आप कहेंगे इस सवाल पर कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां हैं उसे कैसे देखते हैं ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसी अवहेलना की है कार्यकर्ताओं की। इससे पूर्व भी आप देखिए जिस प्रकार से केपी यादव एक समय में सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे और वो सेल्फी ले रहे थे, तब भी उनको बेइज्जत करके भगाया गया था। वही कारण था कि उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर और उन्होंने चुनाव लड़ा। अब देखिए ये आज उनकी जो गुटबाजी है वो सामने आ गई है। ये भी आपने स्पष्ट देख लिया है कि अभी एक कॉलेज के निजी निमंत्रण में सबसे सर्वप्रथम नरेंद्र सिंह तोमर का नाम छपता है और उसके बाद सिंधिया के उसमें बीच में पढ़ने के बाद सिंधिया जी वो सारे कार्ड कैंसिल कराकर मुख्य अतिथि में अपना नाम लिखवाते हैं। तो इससे जग जाहिर हो गया कि सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी हैं और चंबल क्षेत्र में वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उसमें उनमें दखल अंदाजी दे या उनसे बड़ा कोई नेता बने। तो ये सब कांग्रेस पार्टी को, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, तीनों भाजपाओं को आज महाराज भाजपा रह गई है, बाकी की जितनी भाजपा है सबको घर बैठा दिया है। ये सारी परिस्थितियां कांग्रेस को क्या उस दौर में याद नहीं आया करती थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे? तब क्या इस तरह की परिस्थिति नहीं थी? उनके पार्टी बदलाव के बाद ही ये सब शुरू हुआ? देखिए, अवश्य सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती थी, उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी ये बात रखते थे कि कांग्रेस चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं को महल तक सीमित कर दिया है। और आज वही लड़ाई है जो आज चली आ रही है। ये वही कारण है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी और वरिष्ठ जितने बड़े बड़े नेता थे वो यही बोलते थे कि जो कांग्रेस है उसको कांग्रेस कार्यालय तक सीमित रहना चाहिए, जो गांधी विचारधारा है उसको गांधी विचारधारा को सामंतवादी विचारधारा में ना परिवर्तित करके महल में कैद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। दिनेश गुप्ता सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ऐसा लग रहा है भविष्य में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि कैंडिडेट ऐसा उतारा जाए जो विनिंग कैंडिडेट को, और अगर ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे समीकरणों में अगर कोई मौजूदा विधायक या मंत्री फिट बैठता नजर नहीं आ रहा है, तब भी क्या प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगी? तब भी क्या दबाव के रूप में दिलवाया गया टिकट काम करेगा? दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी 2003 से 2018 तक सरकार में रही। आप इन जो 3 चुनाव थे, 3 का, 2008 का और 2013 का, इन चुनावों में क्या कारण थे? क्या कांग्रेस पार्टी जो हारी वो सरकार में वापस नहीं आ पाई, वो केवल भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन था, या कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लड़ाई थी जिसके कारण वो सत्ता में नहीं आ पाए? लेकिन 2018 में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी अचानक 15 साल का उसका वनवास खत्म हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी में चिंता की लकीरें देखने को मिल जाती हैं? तो कहीं ना कहीं ये जो जब कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। जो बार बार ये बात हुई है कि आप ये देखेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी प्रभावी दिख रही है, जिस तरह से भी प्रभावी दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए नेता। देखिए, दोनों कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक जो बेसिक फर्क है कि कांग्रेस पार्टी नेता आधारित पार्टी है, उसके नेता जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जब एक बड़ा नेता छोड़कर जाता है, भारतीय जनता पार्टी में जाता है, तो कांग्रेस को नुकसान होता है। जो अभी आप देखते हैं ना कि एक चाहे दिग्विजय सिंह समर्थक होंगे जिसे हम गुटबाजी का नाम देते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा लोग जो जनाधार वाले नेता है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, तब जो है वो लड़ाई
वो अपनी आसान बना देते। और यही हमने 3 चुनावों में देखा, चाहे सुरेश पचौरी जी जब अध्यक्ष रहे हो, कांतिलाल भूरिया जी रहे हो, तो यही कमलनाथ जी हमको चुनाव में दिखाई नहीं देते थे, दिग्विजय सिंह जी नहीं देते थे और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। बिल्कुल यही परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी अब एक तरफ विकट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ संगठनात्मक कुशलता के आधार पर इसे सॉल्व करने की कोशिश में पार्टी जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये जो वर्सेस वाली स्थिति ग्वालियर चंबल अंचल में उत्पन्न हुई है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, और कहीं ये कांग्रेस पार्टी की एक्टिविटी के साथ और बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के लिए ना उभर जाए, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।